थैंक यू सर। धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो ऑनरेबल मिनिस्टर आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। जी 25 knowledge base over the years, has it been developed, and is it with the universities or is it with the research institutions? As I said earlier, the Traditional Knowledge Digital Library already have 4,24,000 such formulations and practices which are already available with them. In future also, as I said earlier, oral traditional knowledge that will be formulated as well as documented and will be made available in future first to the Indians, then to the international users on need basis. Whenever they file any application for any patent or for any research, they will be given the access of the TKDL. And will also ensure that there is no breach. For that, the security safeguards will be put in place. Firewalls will be created. It will be documented. Enough monitoring will be done so that everything is safe. सर, मैं लक्ष्मण सिंह, NBC आवाज से। जो किसानों के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में एडिशन किया गया है, इसको बढ़ाने का, इससे कुछ अनुमान है कि अभी कितने किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं और क्या नया एडिशन जुड़ सकता है जो डिमांड आया हो, एप्लीकेशन आया हो? दूसरा, जो हमने इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम का ऐलान किया है 50,000 करोड़ रुपए हॉस्पिटैलिटी एंड रिलेटेड सेक्टर के लिए, तो क्या कोई क्राइटेरिया होगा कितने टर्नओवर वाली कंपनियां इसके लिए एप्लीकेबल होंगी? क्योंकि इसमें तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी शामिल होती हैं। पहले सवाल आपका किसानों से जुड़ा है, लेकिन मैं फिर एक बार याद करवाना चाहता हूं, ये मोदी जी की सरकार में भारत सरकार ने किसानों के साथ साथ मछुआरों और पशुपालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख रुपए की ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई है। ये भारत सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में किया है और 7% पर मिलता है, लेकिन समय पर देकर 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलती है और 4% ही रह जाता है। अब आपने इसमें आगे पूछा कि कितने लोगों ने इसका लाभ लिया। ये हर किसान के लिए उपलब्ध है जो जिसके पास किसान क्रेडिट कार्ड है और पीएम किसान से जुड़ा हुआ है, इसको उसका लाभ मिलता है। इसका पूरा आंकड़ा भी आपको दे देंगे कितने करोड़ किसानों ने इसका लाभ उठाया है। आज इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मई 2020 में जो बैंकों को 2% इंटरेस्ट की सहायता भारत सरकार करती थी, वो उस समय बंद कर दी थी क्योंकि ब्याज दरें कम आ गई थी। तो बैंक अपने बलबूते पर भी 7% इंटरेस्ट रेट पर किसानों को कर्जा दे सकता था। क्योंकि हाल ही के पिछले 2 महीनों में आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया 3 बार, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 50 पॉइंट, उसके कारण ये जरूरत महसूस हुई कि बैंकों को इसका नुकसान ना हो, तो भारत सरकार 34,856 करोड़ रुपए की मदद अपनी ओर से करेगी ताकि किसानों को ज्यादा ब्याज ना देना पड़े और किसानों को लोन देने वाले बैंक उनको भी कोई नुकसान ना हो। इसके लिए 34,856 करोड़ रुपए का हम लाभ दे रहे हैं। अब तक कुल मिलाकर 3.13 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं और इसका टारगेट था हमारा 2 करोड़ 50 लाख। जो इसमें से इनको पैसा मिला है वो भी मैं आपको बता ही देता हूं। ये 2013-14 में 7,30,000 करोड़ था, जो बढ़कर 16 लाख करोड़ रुपया हुआ है। तो आप कल्पना कीजिए, जहां मछुआरे और पशुपालक जोड़े उसका लाभ भी मिला और किसानों को बाकी लाभ भी मिला है। और 2.5 करोड़ किसानों का हमने टारगेट रखा था, 3 करोड़ 36 लाख किसानों को इसका लाभ मिला। और यही नहीं, जैसे मैंने पहले कहा, किसानों के लिए तो हमने जो दुनिया भर में खाद के दाम बढ़ गए, लेकिन भारत सरकार ने यहां पर पिछले साल, अगर ये वित्तीय वर्ष अगर आप देखेंगे तो पिछले साल अगर 1.5 लाख करोड़ रुपया खाद की सब्सिडी थी, तो हमने इस साल बढ़ाकर लगभग 2 लाख करोड़ से ऊपर चली जाएगी। लेकिन किसान के ऊपर हमने बढ़ते हुए खाद के दामों का बोझ नहीं पड़ने दिया, भारत सरकार ने ही वहन किया है। इसी तरह से ही इंटरेस्ट सबवेंशन भी जारी रहेगी और लोन भी जारी रहेंगे। दूसरा सवाल जो पूछा था 50,000 करोड़ रुपया
वो ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए है। और पहले भी आपको याद होगा हमने सबके लिए वो किया था, लेकिन उसमें आपने देखा था कि 95% जो है वो एमएसएमई ही है। 95% जो लोग हैं एमएसएमई हैं। तो इसमें भी ज्यादातर लाभ छोटे ट्रैवल, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी को, और बहुत बड़ा वर्ग है जिनको एक्चुअली वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता है। उस समय भी 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम्स के माध्यम से भारत सरकार ने की थी। अब भी इसमें 50,000 करोड़ रुपया केवल और केवल ट्रैवल, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के लिए किया जा रहा है। छोटे बड़े दोनों आएंगे, लेकिन ज्यादातर लाभ पहले की तरह इसमें भी छोटे लोगों को, छोटे व्यापारी कारोबारियों को मिलेगा। मंत्री जी, मेरा सवाल है कि जो पेटेंट लॉ आप लाए जो नया, तो इसमें क्या चेंजिंग किया है जिससे फर्क पड़ रहा है? सवाल है कि जो पेटेंट लॉ आप लाए जो नया, तो इसमें क्या चेंजिंग किया है जिससे फर्क पड़ रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। एक्चुअली मैं उसको थोड़ा और आसान तरीके से बता दूं। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में बनी। जो हमारी परंपरागत विरासत हमारे पास है, नॉलेज है मेडिसिनल क्षेत्र में, इसके 4,23,000 के लगभग फॉर्मुलेशन और प्रैक्टिसेस को हमने डॉक्यूमेंट करके डिजिटल लाइब्रेरी में रखा। इसका एक्सेस किसको मिलता था? इसका एक्सेस मिलता था इंटरनेशनल पेटेंट ऑफिसेस को। जब कोई पेटेंट के लिए दायर करता था वो चेक करते थे कि यह है कि नहीं है। अब हमने इसको खोल दिया है भारत के रिसर्चर्स को, स्टूडेंट्स को, वैज्ञानिकों को, बाकी सबको। जो भारत के लोग हैं उनको सबसे पहले इसका एक्सेस मिलेगा। इसका लाभ क्या होगा? मान लीजिए आप कोई शोध करना चाहते हैं, आपको जानकारी नहीं होगी कि इस क्षेत्र में पहले शोध हुआ है कि नहीं हुआ। अगर हुआ है तो आप उसका पेटेंट जब अप्लाई करने जाएंगे और वो ट्रेडिशनल डिजिटल नॉलेज लाइब्रेरी में जाके देखेंगे तो किसी के नाम पे वो खड़ा होगा, तो आपका समय और आपके संसाधन उसमें बर्बाद होते हैं, व्यर्थ जाते हैं। उसको रोकने के लिए आपका समय खराब ना हो, आपके संसाधन खराब ना हो, लेकिन आप अनुसंधान में अपना पूरा योगदान दे सकें, तो आपको एक्सेस भी दिया गया है, संसाधन भी बचाए गए और विरासत में जो हमें मिली नॉलेज है वो भी आपको देने के द्वार खोले गए हैं।